Assalamu alaikum to all class, and today our topic will be from the economic development. I thought we should start the chapter number 5. The name of the chapter is the poverty, inequality and the development. अच्छा, जैसे कि आपने देखा, हमने लास्ट वेरियस क्लासेस में हम जान चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल्स क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे आज इन दिस आफ्टर मिड क्लास, एंड इन दिस वी विल टॉक अबाउट द पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड द डेवलपमेंट। जो कि पॉवर्टी पूरे वर्ल्ड में एक इशू बन चुका है, ऑलरेडी स्टार्ट से इशू रहा है। क्या वजह होती है? बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है वो बेसिकली सही नहीं होती, इक्वल बेसिस पे नहीं होती, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस को। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि हमेशा याद रखिएगा, वेल्थ को इक्वल बेसिस पे वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जा सकता ईच एंड एवरी पॉइंट से। मतलब एक मेरा अपना नज़रिया ये है कि जैसे कि एक दफ़ा फरमाया गया, हमने एक मिसाल सुनी हुई है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा दुआ मांगी कि ए अल्लाह, इन तमाम मखलूक को जो है ना एक जैसा बना दे, एक जैसा रिज़्क़ अता कर। तो ऐसे था कि अगले दिन फिर कोई लेबर उन्हें चाहिए थी, तो वो लेबर काम पे ही नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास तो पैसे मौजूद हैं, हम तो खा पी लेंगे। तो यानी सोसाइटी में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो बेसिकली यही वजह होती है कि देयर इज़ अ सम टाइम एक जगह पे सप्लाई होती है लेबर की, एक जगह पे जो है डिमांड होती है। आपने एक जगह पे ऐसा भी सुना होगा, हमने शायद पहले भी डिस्कस किया था अपनी एक स्टडीज़ में, कि अगर किसी भी इकॉनमी में लेबर को बहुत ज़्यादा पैसे दे दिए जाएं तो वो काम करने के लिए तैयार नहीं होती। तो इसीलिए ना इतने कम दिए जाते हैं, ना इतने ज़्यादा। उसकी अगर लेबर की फुलफिलमेंट्स हो जाती हैं नीड्स, तो जब वो स्पेंडिंग होती है तो अल्टीमेटली तब जाके जो है लेबर दोबारा काम पे आती है। अब इसको हम थोड़ा सा स्टार्ट से देखेंगे। एडम स्मिथ साहब ने क्या कहा? नो सोसाइटी कैन श्योरली बी फ्लरिशिंग एंड हैप्पी of which by far greater part of the number are poor and miserable। डेफिनेटली जी, कोई भी सोसाइटी जो है ना वो खुश नहीं होती, क्योंकि उसमें काफ़ी तादाद जो है गरीब लोगों की होती है। नेक्स्ट हमें इसके अलावा जो है ना यूएनडीपी ने, ये हम स्टार्ट ले रहे हैं अपने चैप्टर का थोड़े कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद जो यूएन है, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है, व्यूड through the lens of human development, the global village appears deeply divided between the streets of haves and those of the haves nots। यानी इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग इस ग्लोबल विलेज में, इस वर्ल्ड में ऐसे हैं कि कई होम्स जिनके पास मौजूद हैं और कोई ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर रहने वाले हैं। यानी बात वही इनइक्वालिटी की आ जाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि ओईसीडी ने क्या बताया हमें, एक स्टेटमेंट 2010 में दी थी। सोशल प्रोटेक्शन डायरेक्टली रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड हेल्प्स मेक ग्रोथ मोर प्रो पुअर। क्या है कि हमें सोशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, तभी जो है हम पॉवर्टी पे काबू पा सकते हैं। द कोइंसिडेंस ऑफ द सेवर एंड persistent poverty and hunger indicates presence of the poverty traps। डेफिनेटली हर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने जो है ना डिफरेंट पॉइंट्स में हमें बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक की स्टेटमेंट को भी थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ अडॉप्टेड टू न्यू गोल्स: एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030 एंड बूस्ट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी by maximizing income growth for the poorest 40% in every country। इन्होंने ये बताया कि 2030 का हमारा मिशन है कि हम जो है ना पॉवर्टी को कम करेंगे,
और इसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि ये 2030 का मिशन है, आज से 10 साल बाद का मिशन है। इन्होंने 2013 में जो है ना जिम योंग किम जो प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के थे, उन्होंने ये बात बयान की कि हम जो है पॉवर्टी पे काबू पाएंगे या ट्राई करेंगे। या आपको हमेशा इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी कंट्री मस्ट हैव देयर स्पेसिफिक पीरियड प्लान्स। और इवन कि मैं चाइना में था तो 2016 की बात है, मैं जब वहाँ पे था तो हमारे टीचर्स जो थे हमें वो बताते थे कि उनका हर 5 साल का प्लान, उस वक्त वो 13 प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, आजकल उनका 14 प्लान चल रहा है 1949 के बाद। तो इसी तरीके से बच्चों जो है ना ये वेरियस प्लान्स बनाए जाते हैं। अब पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू है हमारी दुनिया का। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। हमने देखा कि डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स तो चल रही हैं सोसाइटी में। इन 2010 मोर देन 1.2 बिलियन पीपल लिव्ड ऑन लेस देन $1.2 पर डे। 2005 में क्या था, क्या क्या है कि 2010 में जो है कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी आमदन जो है एक दिन में $1 भी नहीं है, $2 भी नहीं है। तो जिनके पास 150 से 200 रुपये आते हों डेली के, तो वो अपना क्या सर्वाइवल देंगे। लिव्ड ऑन लेस देन $2 अ डे, 2.5 बिलियन ऐसे भी लोग हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन की 1/3 पॉपुलेशन ऐसी है कि वो $2 पर डे कमाते हैं। विल सी इन द नेक्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफन सफ़र फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन एंड द पुअर हेल्थ। डेफिनेटली जी, अगर अल्लाह ना करे किसी के पास जब कोई पैसे नहीं होते तो क्या होगा बच्चे कि वो न्यूट्रिशन अंडर न्यूट्रिशन में रहेंगे, उनकी सेहत ग़िज़ा वो उनको पूरा नहीं कर सकते। डेफिनेटली इट विल बी अ पुअर हेल्थ एंड द बैड हेल्थ। ना ही उनको एजुकेशन मिल सकती है। इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाता है। इन्वायरमेंट डिग्रेड है कि मतलब कोई चीज़ें नहीं हैं, अफेक्ट होगा अल्टीमेटली। लिटिल पॉलिटिकल वॉइस है, जहाँ पे गुर्बत हो जिस इंसान के पास, उसकी तो कोई वॉइस ही नहीं होती कहीं पे भी। आई थिंक अगर हम डीप जाते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। We set the stages with an in-depth examination of the problems of poverty and the highly unequal distribution of the wealth. इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम करेंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो किस मेथड के तहत चल रही है। दैट अच्छा, that development requires a higher gross national income and hence sustained growth is clear. The basic issue, however, is not only how to make GNI grow, but also who would make it grow, few or the many. यहाँ पे इन्होंने ये देखा कि हर मुल्क के लिए जो है ना डेफिनेटली जी ग्रॉस नेशनल इनकम जो है ना उसमें तो ग्रोथ होनी चाहिए, तभी एक कंट्री जो है वो पॉवर्टी से निकल सकता है, अगर ग्रॉस नेशनल इनकम बढ़ेगी उसकी। लेकिन जहाँ पे ये बात आती है कि ये यहाँ पे इस पेज में हमें ये बताना चाह रहा है कि कौन इसको करेगा। ठीक है, हु वुड मेक इट ग्रो, कौन इसको करेगा, द फ्यू और मैनी। फ्यू से मुराद यानी कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे या सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इफ इट वर द रिच it would most likely to appropriated by them and progress against poverty would be slow and inequality would worsen। यहाँ पे ये बात की गई है कि अगर अमीर लोगों के हाथों में फैसला दे दिया जाए तो डेफिनेटली जी वर्सन की तरफ हम जाएंगे। बट इफ़ इट वर जनरली बाय द मैनी, अगर बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, हर किस्म के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, then it would be its principal beneficiaries and fruits of economic growth would be shared more evenly। अच्छे अंदाज में जो है ना हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ का फ्रूट को हासिल कर सकते हैं। Thus, many developing countries that has experienced relatively high rates of economic growth by historical standards discovered that such growth often brought title in the way of significant to the poor। तो अगर हम मैनी लोग हर आदमी अपना कंट्रीब्यूशन देगा तब जाके जो है ना हम इसके बारे में कुछ पॉजिटिवली पुअर पीपल के बारे में सोच सकते हैं।
बिकॉज द एलिमिनेशन ऑफ द वाइडर सुपर पॉवर्टी, बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये स्टार्ट ले रहे हैं ना, तो हमें इसमें बताया जा रहा है कि स्टार्ट से कि हाउ हम अकॉम्प्लिश करना जा रहे हैं या कौन लोग हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं. Because the elimination of widespread poverty and high and even growing income inequality are at core at all development problems, and in fact define for many people the principal objective of development policy. We begin part two. अच्छा, यहाँ पे हमें ऑल दो आवर मेन फोकस इज ऑन इकोनॉमिक पॉवर्टी इनक्वालिटी पे हमारा फोकस होगा इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड द एसेट्स. इनक्वालिटीज ऑफ पावर, प्रेस्टीज, स्टेटस, अहमियत किस पे होगी हमारी कि हमारी सोसाइटी में इनक्वालिटीज ऑफ पावर्स हैं. डेफिनेटली जी, इनक्वालिटीज तो बहुत सी चीज़ों में आ जाती हैं. उसके पास पावर की इनक्वालिटीज़ हैं, किसी के पास प्रेस्टीज का इशू है, किसी के स्टेटस का इशू है, इनक्वालिटीज़ दी जाती हैं. जेंडर में भी इनक्वालिटीज़ हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन, कंडीशंस ऑफ वर्क, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन, फ्रीडम ऑफ चॉइस, मैनी अदर डायमेंशंस. इनक्वालिटी की तो काफ़ी सारी डायमेंशंस हमारे पास होती हैं. अच्छा जी, यहाँ पे मैंने हाईलाइट जो नेक्स्ट किया हुआ है, टू फंडामेंटल इकोनॉमिक manifestations of underdevelopment provides the basis for analysis in subsequent chapter of more specific development issues, including population growth, education, health, rural development, environment degradation, and climate change and foreign assistance. ये जो हमारे पास मसाइल हैं पॉपुलेशन के, एजुकेशन के, हेल्थ के, रूरल डेवलपमेंट के, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की एंड क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेन रेजिस्टेंस. अब आप एमफिल के स्टूडेंट्स हैं ना, तो आपको थीसिस लिखना होगा. तो आप ये जो हमने लास्ट में हाईलाइट किए हैं, ये बेसिकली रिसर्च एरियाज़ हैं. आप पॉपुलेशन ग्रोथ के इश्यूज़ को उठा सकते हैं, एजुकेशन के इशू, हेल्थ के, रूरल डेवलपमेंट के. ये एक कहने का मकसद ये है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो है ना, बाकायदा तौर पे आपका रिसर्च एरिया बन सकता है. आप किसी भी एक इशू को उठाएं, उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करना, यही एक थीसिस राइटिंग होती है. अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं. हम जो है इन दिस चैप्टर वी विल एग्जामिन द फॉलोइंग क्रिटिकल क्वेश्चंस. सो हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे और ट्राई करेंगे, एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि हाउ टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. हाउ कैन वी बेस्ट मेजर इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी. किस मेथड के साथ जो है ना इनइक्वालिटी को और पॉवर्टी को देखा जा सकता है. व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिलेटिव इनइक्वालिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज एंड हाउ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में यही चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं होती और सेवर कंडीशंस होती हैं. हु आर द पुअर एंड व्हाट आर देयर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या खसूसियात हैं इनकी. व्हाट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज़ हु बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाई. अच्छा जी, हम इस पाँचवें नंबर पे इस चीज़ को भी देखेंगे. आर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ आर मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, conflicting objectives, do the poor benefit from growth, इस चीज़ को भी देखा जाएगा. इनइक्वालिटी में सो बैड क्या है. अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड एंड एक्सटेंट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. हमारा जो फोकस इस चैप्टर में यही इन चीज़ों 8 चीज़ों पे रहेगा. ये हमने क्वेश्चन चैप्टर के स्टार्ट में पहले से हमें डिज़ाइन करके दे दिए गए हैं. तो आई थिंक सबसे पहले जो है ना, हम इसमें यही देखेंगे कि इनइक्वालिटी को कैसे देखा जा सकता है. एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू टीच यू हाउ टू अकॉम्प्लिश दीज इश्यूज. एंड सो वी विल सी हियर हाउ टू मेजर द इनइक्वालिटी, जैसा कि बेस्ट मेजर क्या हो सकता है, किस तरीके से इनइक्वालिटी को या पॉवर्टी को देखा जाएगा. सो नाउ वी मूव टू आवर फर्स्ट पॉइंट. अच्छा, थोड़ा सा हम देखें. वी बिगिन इन द चैप्टर बाय डिफाइनिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, टर्म्स दैट आर कॉमनली यूज्ड इन informal conversation. We'll see that the most important measure of poverty and inequality used by developing economies satisfying. अच्छा, डेवलपमेंट इकोनॉमीज में किस तरीके से हम देखेंगे. सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स are considered.
initial example of programs that have worked well in practice. अच्छा जी, अब हम आते हैं measuring inequality. यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल जो है ना वो सिखाई जाएगी, एक मेथड बताया जाएगा जो कि वेरियस डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने हमें दिया. In this section, we define the dimensions of income distribution and poverty problem and identify some similar elements. So, economists usually distinguish between two principal measures of income, analytical quantitative purpose. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि साइज डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी एक पॉपुलेशन का साइज है उसके मुताबिक एक इनकम को किस तरीके से डिसबर्स किया जाता है. इसको हम थोड़ा सा जो है ना पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि होता क्या है. The personal or size distribution of income is the measure most commonly used by economists. बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमें एक एस्पेक्ट दिया गया जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं अडॉप्ट कर चुके हैं. इट सिंपली डील्स विद इंडिविजुअल पर्सन्स और हाउस होल्ड्स एंड द टोटल इनकम्स दे रिसीव. The way in which they receive that income is not considered. What matters is how much earned, irrespective of whether the income is derived solely from employment and comes from the other sources. Moreover, the locational and occupational sources of income, agriculture, are ignored. If Mr. X and Mr. Y both receive the same personal income together, irrespective of the fact that Mr. X may work 15 hours, economists and statisticians therefore like to arrange all individuals by ascending personal incomes and then divide into total population into distinct groups or size. अब बच्चे हमें यहाँ पे ये बताया गया है, बेसिकली बात ये की गई है कि जो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक इनकम को लिया और उस इनकम को अंदाज़ा लगाया कि ये आमदनी जो एक इकॉनमी में कुछ लोग पाए जाते हैं, ये आमदनी किन लोगों के पास है, किन लोगों ने कितने पैसे कमाए. तो उन्होंने ये एक हमें बताया कि जो एक डिवीजन का मेथड है, और कॉमन मेथड इज डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सक्सेसिव क्विंटाइल्स. क्विंटाइल्स में क्या होता है कि बच्चे एक इकॉनमी में जितने भी लोग होते हैं उसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. डिसाइल्स में क्या होता है, जैसे कि डिसाइल्स का फिगर है, इसमें एक इकॉनमी में जितने भी पॉपुलेशन पाई जाती है उसको 10 पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. जी बच्चे, कैन यू हियर माय वॉइस? प्लीज रिस्पॉन्ड मी. जी सर. जी, अब तक कोई मसला है तो पूछें बच्चे. नहीं सर. समझ रहे हैं? आ रही है समझ? जी सर. चले, अब हम यहाँ पे यही बात देखना चाह रहे हैं कि क्या है. इन्होंने हमें एक मेथड बताया कि या तो हम क्विंटाइल बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पॉपुलेशन को या डिसाइल में. अब मैं आपको यही चीज़ें इस टेबल से समझाऊंगा कि देखें जी, इस टेबल में बी अटेंटिव प्लीज हियर. इंडिविजुअल्स हैं 1 से लेके 20 तक पॉपुलेशन है. ठीक है जी, क्लियर हो गया? जी सर. वेट प्लीज. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट, इनकम इनइक्वालिटी किस तरीके से जो है हमारी सोसाइटी में. इन्होंने हमें मेथड बताया कि 1 से लेके 20 तक जो है ये लोग हैं. फॉर एग्जांपल एक इकॉनमी में, एक मुल्क में, तो जो एक इनकम लेवल है वो टोटल 100 यूनिट्स है.
फॉर एग्जांपल आप $100 ले लें, 1 से लेके $100 जो है ना हमारे पास, ये जो है ना एक इनकम है, पर्सनल इनकम है। एक मुकम्मल इकोनॉमी में कुल $100 जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये क्वांटाइल्स जो हैं, हमने क्या किया कि इकोनॉमी को 5 हिस्सों में डिवाइड किया और लोगों को 5 हिस्सों में डिवाइड किया। डिसाइल्स में क्या किया कि हमने लोगों को 10 हिस्सों में डिवाइड किया। अब हमें बताया ये जा रहा है कि ये जो पर्सनल इनकम है ना, एक बंदे ने $0.8 कमाए, दूसरे ने $1 कमाया, चलते गए। तो कुछ लोग देखें ऐसे हैं जिन्होंने $10 कमा लिए उस साल में, $12 कमा लिए, $13, $15 कमा लिए। तो इसमें हम ये देख सकते हैं आसानी से कि जो पर्सनल इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 1 से 100 तक हुई है, लेकिन उसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम $3 से कम है। काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। बहुत कम से लोग हैं जिनकी इनकम $4 से ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इनकम इनइक्वल हो गई है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो चुकी है इनकम में। जब हम क्वांटाइल्स में गए तो हमने ये देखा कि यहाँ 5 की बात है ना, तो 5 लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी जो थी वो जस्ट $5 थी। कुछ लोग ऐसे थे, 5 मज़ीद जो लोग हैं उन्होंने $9 कमा लिए। मज़ीद जो 5 लोग हैं उन्होंने $13 कमा लिए। मज़ीद 5 लोग यानी 16 लोग हैं, वो जो आखिरी चौथे फोर्थ पार्ट में जो 5 लोग आते हैं उन्होंने कुल मिला के $22 कमा लिए। नेक्स्ट हम मज़ीद आए तो पता चला कि पूरे 20 लोगों में से 4 लोग, सॉरी 5 नहीं 4 लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ। 5 हिस्सों में जब डिवाइड होगा तो 4 पीपल बचेंगे। तो आखिरी जो 4 बंदे हैं ना, उन्होंने तो जब देखा तो वो तो $51 उनके पास चले गए। वाओ, ये देखिए 10.5, 12.0, 15। तो हमने ये देखा कि 51 लोग ऐसे हैं, $51 सिर्फ 4 लोगों के पास चले गए हैं। तो ये हमें एक क्वांटाइज में बताया गया जो कि आसानी से हमें फिगर आउट कर रहा है कि किस तरीके से जो है ना हमारे पास एक इकोनॉमी में इनकम की इनइक्वालिटी पैदा हो गई है। अब हमें मेथड बताया गया कि शेयर ऑफ टोटल इनकम को डिसाइल्स बेसिस पे देखा जाए, तो इसमें बच्चे क्या होगा, जब हम 2 आदमियों को ले लेंगे तो पता चला कि पहले 2 आदमियों की आमदनी जो थी 1.8 थी, दूसरे 2 की जो थी वो 3.2 थी। देखिए अब हम हर 2 आदमियों की आमदनी को जमा कर रहे हैं। तो जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो कुछ लोग ऐसे थे जिनके टोटल इकोनॉमी में तो $100 सर्कुलेट कर रहे हैं। अब पता चला कि कुछ लोगों के 2 लोगों के पास 28 शेयर है, $5 चले गए। अब हमने मज़ीद डिस्ट्रीब्यूट करके देखा तो ये हमें पता चला कि जब हमने ये फार्मूला अप्लाई किया क्वार्टाइल और डिसाइल की बेसिस पे, तो इसने हमें एक फिगर दिया दैट शोज अस दैट हाउ द इनकम इज सपोज टू बी अनइक्वल बेसिस डिस्ट्रीब्यूशन। जी बच्चे, इस टेबल में किसी को मसला है तो पूछें। एनीवन हैज इशू इन दिस टेबल? नो सर। सर इसमें जैसे आपकी इस बुक में टेबल दिया हुआ है, ओल्ड बुक में ना डायग्राम दी हुई है, तो अगर हम टेबल ना बनाए जस्ट डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं तो मार्क्स से कम तो नहीं होंगे? उज़मा हो आप? जी सर। मार्क्स की इतनी फिक्र क्यों होती है आपको? सर नहीं वो एक्चुअली सर नहीं पता क्या है? वो नए लाए थे, वो उसमें से 2-3 दे दें इनको। क्या बोले आपने पहले?
वेरिएंट में और ओल्ड वेरिएंट में डिफरेंट है ना कुछ, इसीलिए पूछ रहे थे। किस लिए? अच्छा नहीं नहीं, ओल्ड बुक में नहीं, आगे मजीद भी डायग्राम दी होगी आई थिंक सो, इसी बुक को हम चल रहे हैं ना फॉरवर्ड। सर दी हुई है। जी सर। हाँ, तो अभी जो है ना हम नेक्स्ट चलते हैं और थोड़ा वेट कीजिए। नंबरों की टेंशन ना लें आप, बस आप अच्छा सा कॉन्सेप्ट लिखें, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट फॉरवर्ड होंगे। अच्छा अभी ना 8 मिनट पड़े हैं, तो अभी जब कॉल कट जाएगी तो उसके बाद 5 मिनट्स वेट के बाद हम कॉल कनेक्ट करेंगे, ठीक है? जी सर। जिसने पानी सर पीना है पी ले। हाँ सर एक चीज और ये है कि स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने क्लियरेंस स्लिप बाद में अपलोड की थी वो ना बार बार रिजल्ट का पूछ रहे हैं। तो ओ ना, उनका ये कहना था कि जैसे तहरीम है, मरीना है, शुएब है, उनका रिजल्ट नहीं था ना, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि सर से पूछे हमारा रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। नहीं वो ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, और मैंने जो रिज़ल्ट आपको भेजा था तो जी सर। उसमें तो बाद में पे करके एक वो फीमेल थी जिन्होंने कहा कि मैंने जाना है तो 2-3 तहरीम के की बाद। हाँ, उसी का बस रिजल्ट चेक होगा अकॉर्डिंग टू जो रूल्स एनसीबीए के हैं, बाकियों का तो नहीं होगा। जी सर। बाकियों ने तो जमा ही नहीं करवाया आज तक कोई फीस वगैरह, तो बच्चे हम जो है ना तो बेसिक। चलें फिलहाल सर इस टॉपिक को तहरीम। आप इस टॉपिक को आप छोड़ें, ये बात का मसला है, ठीक है ना? फिलहाल हम मजीद देखते हैं। अच्छा, जी सर। अब इसको हमने मजीद ये देखना चाहेंगे। इन दिस टेबल 20 इंडिविजुअल्स रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अच्छा ये हम देख चुके हैं, तो यह हमें ये बताता है कि दिस ग्रुप रिसीव्स ओनली 5%, जो पहला ग्रुप है जहाँ पे 5 आ रहा था आई थिंक, टोटल ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ मनी। डेफिनेटली 100 में से 5 यूनिट जो है वो पहले ग्रुप के पास चलेंगे। जो सेकंड यूनिट सेकंड ग्रुप है उसके पास 9 आए हैं, 13 आए हैं, 22 आए हैं और 100 तक चले गए। ये मैं बेसिकली आपको बता चुका हूँ। सो इसका ये मतलब हुआ जो इनकम इनइक्वालिटी की छोटी सी डेफिनेशन इन्होंने राइट साइड पे बता दी है अब हमें। The disproportionate distribution of total national income among the household is called income inequality. मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने जब हम एमएस कर रहे थे बीजिंग से, तो उन्होंने जो है ना इनकम इनइक्वालिटी पे अपना थीसिस लिखा था। पता नहीं कौन कौन से ममालिक लिए थे, मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, a common measure of income inequality that can be derived from column 3 is the ratio of incomes received by the top 20% and bottom 40% of the population. This ratio sometimes called the Kuznets ratio. कि इस रेशो को आपने पढ़ा हुआ है पहले? बताएं मुझे, कुजनेट्स रेशो के बारे में किसी ने पढ़ा हो? जी बच्चे नहीं पढ़ा? नो सर। तो बच्चे जो कुजनेट्स रेशो है ना, ये हमें ये बताती है जो टॉप 20% होते हैं ना, जो कि और बॉटम 40% की रेशो देखी जाती है। मतलब टॉप 20% में वो लोग आ जाते हैं कि ये जो 51% जिन्होंने इनकम हासिल की, ठीक है। बॉटम 40 में क्या आएगा? 5 और 9 14, 14 पॉइंट्स जो है ना हमारे पास, $14 $14 जो है हमारे पास, ये 40% बॉटम वालों की रेशो। और जो टॉप 50 होते हैं रेशो 51%, जो कि चली गई है अमाउंट हमारे पास। तो इन दोनों की रेशो को देखा जाता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कुजनेट्स रेशो। इनको बाकायदा तौर पे नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, टू प्रोवाइड, हाँ यहाँ पे देखें हमने क्या किया। इन आवर एग्जाम्पल दिस इनइक्वालिटी रेशो इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 14, सो आवर आंसर विल बी 3.64। तो हमने ये देखा कि 3.64 की रेशो आ गई है, यानी ऊपर वाले 20% लोग जो हैं वो 40% की निस्बत 3.64% लेके जा रहे हैं। अगर
40% को 1 यूनिट मिल रहा है, तो टॉप 20% पीपल को जो है ना उनका 3.64 यूनिट्स मिल रहे हैं। ये तो बहुत ज़्यादा और गड़बड़ बात है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए इकोनॉमी में। To provide a more detailed breakdown of size distribution of income, decile shares are listed in column 4. We see, for example, that bottom 10% of the population receives only 1.8% of the total income, while the top 10% receives 28.5%. Finally, if we wanted to know that what top 5% receive, we will divide total population in 20 equal groups. Individuals simply would each of 20 individuals and calculate the percentage of total income received by the top group. In table 5.1, we see that top 5% of the population receive 15% of income, a higher share than combined share of lowest 40%. तो हमने ये देखा कि जो 5% लोग हैं वो जो है टोटल पॉपुलेशन की इनकम का 15% हायर शेयर देन द कंबाइंड शेयर ऑफ लोएस्ट, यानी उनसे भी ज़्यादा हासिल कर रहे हैं जो कि 40% लोगों का हिस्सा है। बस इसी को डिफाइन किया गया है इसमें। अच्छा जी, अच्छा मज़ीद जो है ना लॉरेंस कर्व हमें बताई गई है। तो आई थिंक दैट आवर क्लास इज सपोज टू बी एंड विद इन 2 मिनट, लेस देन 2 मिनट। सो I think we should have a break of 5 minutes and then we may continue our lecture. Is it okay for all of you? And we will Okay, start sir. from the Lorentz curve, inshallah ta'ala. If you have any question until this, so you may ask. We have a 1 minute more. जी बच्चे, कोई क्वेश्चन हो आपको किसी को? नो सर। सर पहले दोबारा से उसको रीड आउट करेंगे ना, उसके बाद